पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, क्या डिस्कस किया था, याद है? हमने देखा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी दुनिया के अलग अलग भागों में तेजी से फैल रहा था और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में सब लोग उसको लाइक कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारा टॉपिक जो पिछला टॉपिक था बहुत सारा डिस्कशन हो गया उस पर। अब ये लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो है आज। जो टॉपिक है आपका है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। स्टूडेंट, जिस तरह से कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे में शासन करती है, ठीक है, यहाँ जनता अपने शासक का चुनाव करती है और शासक जो है, जो रूलर्स हैं, वो जनता के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो कुछ रूल्स बनाते हैं जो सारी जनता उसको फॉलो करती है। उसी तरह से अमेरिका में भी जो गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन के द्वारा, वो जो रूल बनाती है जिस तरह से वो अपने देश में शासन करता है और रूल जो बनाया जाता है वो सब फॉलो करते हैं उस देश की जनता। तो अब एक सवाल है कि क्या कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसा गवर्नमेंट है जो कि पूरे दुनिया के लिए वो एक गवर्नमेंट की तरह काम करे? क्योंकि हम जानते हैं कि डे बाय डे जो वर्ल्ड है वो मोर डेमोक्रेटिक होते जा रहा है। तो जैसे कि बहुत सारा देश डेमोक्रेटिक हो गया, तो क्या जो बहुत सारे देश जब डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो क्या हम वर्ल्ड डेमोक्रेटिक हो सकता है? या जो वर्ल्ड में जितने सारे देश हैं क्या उसके रिलेशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक वे में डील हो सकते हैं, फॉलो किए जा सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके बुक में जो डिस्कशन दिया गया है, जो स्टूडेंट लोग ने किया है, वो डिस्कशन को आप पढ़ना तो उससे कुछ प्रश्न निकल के आते हैं। तो क्या है इनके बारे में, वो सारा चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के तरह कोई गवर्नमेंट है या नहीं, ये जानने के लिए हम कुछ इंस्टीट्यूशन, जो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसा तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं जो जिसको कि सारी दुनिया का लोग उसको चुने और वो पूरे दुनिया पर शासन करे और जो कानून बना है वो पूरे दुनिया के लोग उसको फॉलो करे, ये ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह का मिलता जुलता कुछ काम करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक, 1945 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की युद्ध की व्यवस्था लोगों ने देखी थी उस तरह का दोबारा युद्ध ना हो, ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। इसमें अभी वर्तमान में 1 सितंबर 2012 के हिसाब से 193 मेंबर थे, 193 देश इसके मेंबर थे। शुरुआत में इसके 51 मेंबर थे जो बढ़ते बढ़ते 193 पर आए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं जो कि पूरे दुनिया पर उस तरह का जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसके मैटर को डील कर सके। लेकिन यूनाइटेड नेशन इसी तरह का मिलता जुलता एक संस्था है जो कहीं ना कहीं लगता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के जैसा ही काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई देश दूसरे देश पर अनजस्ट मैनर से, गलत तरीके से अटैक कर देता है, तब ये यूएन की जिम्मेदारी हो जाती है, यूनाइटेड नेशन की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी तरीके से वो उस युद्ध को रोके, वहाँ पे शांति की स्थापना करे, शांति के लिए प्रयास करे। अगर कोई गलत कर रहा है, जानबूझ के अगर कोई गलती कर रहा है कोई देश, तो बहुराष्ट्रीय सेना, जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो कंट्री का जो ये आर्मी होता है, उसको जो रॉन्ग करने वाले हैं, रॉन्ग डूअर जो है, उनको पनिशमेंट करें। तो ये एक ऐसा नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा काम कर रहा है।
और एक इसी तरह का, जैसे कि हमने इसमें ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल एरियाज हैं जहाँ पे किसी भी देश का कोई भी जगह जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आता है, तो वहाँ के लिए जो कानून है वो इंटरनेशनल संस्था बनाती है। उसमें यूनाइटेड नेशन का भी बहुत बड़ा है। या इन्वायरमेंट संबंधी पूरे वर्ल्ड की जो समस्या होती है, या पॉल्यूशन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, तो उसके लिए भी कानून वगैरह जो बनाया जाता है तो वो यूएन के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से एक ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम करता है, इंटरनेशनल लॉ वगैरह बनाता है, जिसको कि बहुत सारे देश, जो सारे देश के, दुनिया के सभी देश लगभग मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम लेते हैं अगर IMF का, तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसमें 188 देश मेंबर हैं। IMF का मतलब क्या होता है कि ये दुनिया के देशों को, अगर मान लीजिए कि कोई देश क्राइसिस में गुजर रहा है, पैसा अगर उसके पास नहीं है, तो जिस तरह से कि हमारे देश में अभी हमारा देश क्राइसिस में गुजर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया ना वो कुछ सुधार करने के लिए, तो उसी तरह से अगर पूरे दुनिया जो जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनमें अगर कहीं इकोनॉमिक वो होता है, क्राइसिस होता है, तो वहाँ पर UN IMF के द्वारा उसको लोन दिया जाता है उस देश को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम करती है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मान लेते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तो कोई है नहीं, कुछ संस्थाएं ऐसा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम करती है, तो उसमें दो नाम आया, यूनाइटेड नेशन और IMF का। ठीक है, ऐसे और भी संस्थाएं हैं, ज्यादा जानना नहीं, अभी इतना ही जानिए। और उसके बाद अब सवाल, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो दोनों संस्थाएं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं, या हमने जो पूरा चैप्टर में स्टडी किया है डेमोक्रेसी के 2 फीचर के बारे में जाना है, क्या वो चीज यहाँ लागू होते हैं? तो हम वही देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन को अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह कुछ समय के लिए मान भी लें, तो इसमें 193 देश मेंबर हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक देश अपना एक वोट डालते हैं। इसका एक सचिवालय है, एक सचिव होते हैं जिसका इसी अध्यक्ष में से चुनाव होता है, और वो क्या करते हैं कि साल में एक बार या 2 बार उनका बैठक होता है। ठीक है, और बैठक में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई देश गलत कर रहा है और उसको पनिशमेंट देना है, इंटरनेशनल जो सेना है उनको भेजना है उसको शांत करने के लिए, तो क्या ये डिसीजन सेक्रेटेरिएट में हो सकता है? यूएन के सेक्रेटेरिएट में ये नहीं, वहां नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग से सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? मात्र 15 मेंबर होते हैं। इतना बड़ा डिसीजन किसी, जिसमें कि लाखों लोगों की जान जा सकती है, तो उस इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए ये संस्था उस समय बेकार हो जाती है। तब उसका डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, जिसमें सिर्फ 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट मेंबर में कौन कौन सा है? USA, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। और इसमें भी एक सबके पास वीटो पावर। अगर मान लीजिए किसी प्रपोजल पर 4 लोग अगर सहमत हो गए और चाइना ने अगर किसी मैटर पे वीटो लगा दिया तो प्रपोजल पास नहीं हुआ, तब ये क्या कह सकते हैं कि हम ये डेमोक्रेटिक है? ये डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक में कोई भी, हमारा पार्लियामेंट में कोई एक मंत्री किसी सभी लोगों के प्रस्ताव को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो एक सिंपल टेस्ट में ये फेल हो गया। उसी तरह से हम IMF का बात करते हैं। IMF में 188 देश सदस्य हैं, और ये क्या करता है, इसमें सिर्फ 10 कंट्री का बोलबाला है। इसका
यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इन्हीं लोगों का बोलबाला है। बाकी जो 178 मेंबर हैं वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों का बोलबाला ज्यादा इसलिए है क्योंकि आईएमएफ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यही 10 देश करते हैं। 52% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ में वो यही 10 देश मिलकर करते हैं। बाकी 48% में 178 कंट्री तो ज्यादा इनका चलता है। ये डिसीजन करते हैं कि किनको लोन देना है और किनको नहीं देना है। ठीक डेमोक्रेटिक कब होता? जब ये सारे देश मिलकर ये निर्णय करते कि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संस्था भी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। वो बाहर से ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक है लेकिन इंटरनली वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक। और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है डेमोक्रेसी प्रमोशन। अब डेमोक्रेसी प्रमोशन का बात अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कि कोई देश है, कोई डेमोक्रेटिक है और कोई नॉन डेमोक्रेटिक है। तो अब डेमोक्रेटिक देश को कभी भी ये राइट नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे हम अटैक कर दें और वहाँ के लोगों को जबरदस्ती हम डेमोक्रेसी बोले कि इसको अडॉप्ट करो। ऐसा करना गलत है। डेमोक्रेसी अगर लाना है तो वहाँ के देश, उस देश की जनता का ये विचार होना चाहिए, उनका अपना मन होना चाहिए कि हमको डेमोक्रेसी लाना है या नहीं। हम जबरदस्ती उस पर तो नहीं सकते हैं। आपके बुक में देखिएगा कि कार्टून जो दिया गया है, कार्टून में यही बताने का प्रयास किया गया है कि डेमोक्रेसी जबरदस्ती इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है। आपको याद होगा इराक का घटना, जो वेस्टर्न एशिया का एक देश है इराक, ये 1932 में इनको आज़ादी मिली थी। किससे? ब्रिटिश। जैसे कि इंडिया हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसी तरह से ये भी गुलाम था। 1932 में इसे आज़ादी मिली और तब से लेकर कई बार वहाँ पे मिलिट्री कूप हुए। लेकिन 1968 में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का यहाँ पे फाइनली ये आया सोशलिस्ट पार्टी शासन में। उस समय उसके लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसने कि इस कूप को करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और सद्दाम हुसैन ने तब से उसको लीड करना शुरू किया। 1979 में सद्दाम हुसैन ने इलेक्शन के वहाँ इराक में इलेक्शन करवाया और वो प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ के? इराक के। और प्रेसिडेंट बनने के बाद ये थोड़ा सा इसका नेचर ऐसा हो गया कि मतलब कि कोई भी अगर इसके पार्टी का विरोध करता था या कुछ करता था तो उसकी हत्या हो जाती थी, पनिशमेंट होता था। यानी कि ये डिक्टेटर टाइप का हो गया। और डिक्टेटर होने के वजह से अमेरिका को लगा कि ये गलत कर रहा है, इसको तो डेमोक्रेसी को अपना लेना चाहिए। और ये सोशलिस्ट, हम बताए थे कोल्ड वॉर के बारे में, अगर याद होगा तो उस समय दुनिया में 2 पावर थे, सुपर पावर। एक था रसिया और एक अमेरिका। कम्युनिस्ट पार्टी का, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी समर्थक था वो रसिया था और पूंजीवादी जो देशों के जो हेड थे वो अमेरिका था। और यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी जो था वो रसिया से इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि इस तरह का कुछ हो और इसने डेमोक्रेसी के बहाने, और जब रसिया 1991 में जब रसिया का विघटन हो गया, रसिया जब यहाँ से 15 देश अलग होकर टूट हो गए, इनका स्थिति थोड़ा खराब हो गया रसिया का, तब एक ही सुपर पावर बच गया अमेरिका। और अमेरिका ने अपने हिसाब से वर्ल्ड के मैप पर चेंज करने का सोचा और उसने सद्दाम हुसैन पर अटैक करवा दिया, इराक पर युद्ध थोप दिया, जिसपे कि बहुत सारे जो उसके मेंबर थे उसको अगेंस्ट थे, इसके परमानेंट जो मेंबर थे वो अगेंस्ट थे इस बात के इराक को इसको नहीं अटैक करना चाहिए। फिर भी उसने किसी का बात नहीं माना और इराक पर अटैक कर दिया और जबरदस्ती वहाँ पर उसने ये आरोप लगाया कि केमिकल वेपन्स वगैरह रखा हुआ है, एटम बम वगैरह रखा हुआ है।
हालांकि खोज जो करने टीम गई थी वहाँ से कुछ मिला नहीं, फिर भी उसको इराक के साथ युद्ध हुआ और सद्दाम हुसैन की हत्या हुई और फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई जबरदस्ती। तो ये चीज़ गलत है। किसी भी देश को की इच्छा होनी चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक वे में रहना चाहता है या नहीं, या उसका अपना मैटर है, हम उस पर किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारा चीज़ देख लिया। इसके अलावा आप बुक को देखना, बुक में सारा और चीज़ इसके डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और अब जो स्टूडेंट है, आपको इस वीडियो देखने के बाद वो सारा एक्सरसाइज हमको बना के दिखाना है तो इसमें CW कॉपी में, ठीक है। और जो नेक्स्ट डे है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसमें जो भी जिस तरह का होगा जो होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।